Yes guys, welcome to class 11th again. So in this video, we are going to start the chapter Joint Hindu Family Business. Okay. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कराने से पहले आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली होती क्या है ना। तुम कुछ सोचो, रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं जॉइंट फैमिली, सुना है, जहाँ पे आपके पापा, आपके चाचा, ताया जी सभी साथ में रहते हो, जॉइंट फैमिली होती हो। अब जॉइंट फैमिली बिजनेस क्या होगा कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स का मतलब आपके पापा का, आपके चाचा जी का, ताया जी का, सबका एक ही बिजनेस हो। अब आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि एंसेस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एंसेस्टर हमारे पूर्वज। ठीक है, हमारे पूर्वज को हम क्या बोलते हैं? पूर्वजों को एंसेस्टर्स बोलते हैं। और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पूर्वजों ने कमाई है उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, जो पूर्वजों का बिजनेस चलता आ रहा है, उस बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, सभी ध्यान से सुनना। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, सारे मेंबर्स जो भी उसके अंदर हैं, प्रॉपर्टी के मेंबर्स उस एंसेस्ट्रल बिजनेस को चला रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा, मैंने नॉर्मल से एग्जांपल किया है एक छोटा सा, क्या कि मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, ठीक है, और मेरे फादर, मेरे चाचू और मेरे ताया जी तीनों की एक शॉप है, ठीक है, और ग्रैंडफादर भी, ग्रैंडफादर सबसे हेड हो गए, सबसे बड़े होते हैं ना, जो वो हेड होते हैं फैमिली के, उनको हम कर्ता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कर्ता। ठीक है, तो हम कर्ता किसको बोलते हैं? हेड ऑफ द फैमिली। इन शॉर्ट, हेड ऑफ फैमिली किसको बोला जाता है? जो भी सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली में, सबसे बड़ा वो मेंबर जो है क्या कहलाएगा? कर्ता। क्लियर? हेड ऑफ द फैमिली कहलाएगा। अब मेरे ग्रैंडफादर सबसे बड़े हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर जो है वो कर्ता है। उनके बेटे 3 हैं, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा। ठीक है, 3 लोग। अब ये 3 उनके बेटे हैं, वो तीनों क्या कर रहे हैं? ग्रैंडफादर का बिजनेस है, सपोज टू बी एक शॉप है, ठीक है, वो तीनों ही मेरे ग्रैंडफादर के बिजनेस को चला रहे हैं एज अ मेंबर बन गए वो। ठीक है, मेंबर्स बन गए ग्रैंडफादर के तीनों बेटे, और वो तीनों और ग्रैंडफादर सभी मिलके उस शॉप को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये कौन होते हैं? अब आपको ये समझ आ गया होगा। मेंबर्स बेटा सिंपली जो भी बिजनेस को रन अप कर रहा है, चाहे वो ग्रैंडफादर है चाहे वो उनके बच्चे हैं, जो भी रन अप कर रहा है उसको हम किस में डालेंगे? मेंबर्स में। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, उनके भी पूर्वजों से उनके पास आई है, 3 पीढ़ियों तक, 3 सक्सेसिव जनरेशन तक सेम प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ 3 पीढ़ियों से चलती आनी चाहिए, तब वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अगर उससे ज्यादा टाइम हो गया तो वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं की जाती है। 3 जनरेशन सक्सेसिव, लगातार। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस को चला रहे हैं, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नॉर्मल जॉइंट बिजनेस जो होता है फैमिली का, दादा भी होते हैं, सब होते हैं, नॉर्मल, ये तो मीनिंग सिंपल है। तो आपने इसको इंप्रेसिव वे में एग्जाम में कैसे लिखना है कि आपको बताना पड़ेगा पहले कि इसका एक स्पेशल एक्ट है। देखो, जैसे कंपनीज एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, सबके अपने अपने एक्ट है ना, तो इसके लिए भी स्पेशल एक एक्ट है, और हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा फेमस है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में जॉइंट फैमिलीज हैं। बाकी अगर आप फॉरेन में जाओगे ना, न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा मिलेंगी, इकट्ठे नहीं रहते हैं लोग वहां पे, छोटी छोटी फैमिलीज, मम्मा पापा और एक बेबी उनका, बस दैट्स इट, ये होता है उनका। लेकिन यहाँ पे जॉइंट फैमिली, इंडिया के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत मिलेंगे आपको। तो आपको पहले इसके अंदर अगर आपको इंप्रेसिव वे में मेंशन करना है मीनिंग, तो आप पहले लिखेंगे कि इसका कौन सा एक्ट है बेटा, हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये किसके अंदर कवर होता है? ये एक्ट हिंदू लॉ के अंदर। तो आपको ये बताना
समझाना पड़ेगा कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर सबसे बड़ा मेल मेंबर हेड होता है, कर्ता होता है, और बाकी सभी मेंबर्स भी होते हैं। वो सभी मिलके एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, एंसेस्ट्रल बिजनेस को रन अप कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। अब बात आती है लायबिलिटीज की, ये अच्छे से समझनी है। लायबिलिटीज डिस्कस करने से पहले आप मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग लिखते टाइम आपने 2 कंडीशंस जरूर लिखनी है, बिना 2 कंडीशंस के वो कवर नहीं होगा मीनिंग प्रॉपर। क्या कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन आप लिखेंगे बेटा कि जब भी हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शुरू करते हैं, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने जरूरी है। कितने मेल मेंबर्स? 2 मेल मेंबर्स। देखो बेटा, अभी जो मैं समझाऊंगी ना सारा, वो मेल मेंबर्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, ठीक है? लेकिन ना एक बात सुन लो, आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर जो ये भेदभाव था ना लड़की और लड़का में, कि गर्ल्स को जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, तो वो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो ये भेदभाव था कि सिर्फ प्रॉपर्टी में लड़के ही हिस्सेदार होंगे, बॉयज, उसको खत्म कर दिया गया। और ये कह दिया गया कि गर्ल्स भी इक्वली हिस्सेदार होंगी, ठीक है? चाहे उनकी शादी हो जानी है, कुछ भी हो जाना है, लेकिन उनका बराबर हिस्सा होगा। समझ गए? तो इन शॉर्ट क्या हुआ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? जब हम कंडीशंस हम पुराना डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो हमने बस एक नोट देना है नीचे कि बाद में गर्ल्स को भी इंपॉर्टेंस मिल गई, तो हम पुराना डिस्कस कर रहे हैं। तो पुराने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा हम यही कंडीशन लिखेंगे कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने जरूरी है। सेकेंड, कि अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाना चाहते हैं तो कोई फैमिली बिजनेस भी तो होना चाहिए, कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस भी तो होना चाहिए। बिना किसी एंसेस्ट्रल बिजनेस के आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चला कैसे लेंगे? आपके पूर्वजों ने कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया, उनको कोई बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो आप ऐसे कैसे बिजनेस चला लोगे मिलके? इसके लिए कंडीशन है कि आपके पूर्वजों का बिजनेस पहले से जो चल रहा था वो होना जरूरी है, ताकि आप उसको कंटिन्यू कर सको। उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल बिजनेस। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल बिजनेस, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ये 2 कंडीशंस के बिना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यू मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते आप, चल ही नहीं सकता आपका। यार आपका कोई पुराना बिजनेस नहीं होगा तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस चीज का? मेंबर्स ही नहीं होंगे, मेल मेंबर्स मिनिमम 2 तो होने जरूरी है। कैसे चलोगे, कराओगे कंटिन्यू, है ना? ये तो कॉमन सी कंडीशन थी, तो बस मैंने इसलिए बता दी, तुम लोग को बताओ तो तुम लिखते हो, अदरवाइज तुम नॉर्मल मीनिंग लिखाते हो सिर्फ। मीनिंग लिखने के बाद आपने ये 2 कंडीशंस लिखनी है। क्लियर? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं, बड़ी सिंपल। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, जो पूर्वजों का बिजनेस चल रहा होता है, उस बिजनेस के जो जिसमें जिन जिन का हिस्सा होता है, शेयर होता है जिन का, जैसे कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है मेरे, तो मेरे पापा का भी हिस्सा होगा, चाचू का भी होगा, ताऊ जी का भी होगा, तीनों का होगा। तो ये तीनों जो हैं मेरे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी के क्या है? को पार्टनर्स। क्या कंसिडर किए जाएंगे? को पार्टनर्स। जो हिस्सेदार होते हैं ना बीच में, जो भी हिस्सा लेते हैं, उन हिस्सेदारों को हम बोलते हैं को पार्टनर्स, ठीक है? समझो सभी ध्यान से, को पार्टनर्स, ओके? और जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं को पार्टनरी। तो बड़ा ही सिंपल है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो शेयर लेते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। क्लियर? अब मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ लायबिलिटी वाली, जो कि बहुत जरूरी है। अगर ये समझ आ गया तो चैप्टर आ गया तुम्हें, बस फिर मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं तुम कर लोगे। लायबिलिटी बेटा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो लायबिलिटी होती है वो कर्ता की, कर्ता कौन होता है? कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली, है ना? सबसे बड़ा मेंबर, जो भी सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा वो उस बिजनेस का कर्ता बन जाता है, कर्ता धर्ता। इन शॉर्ट जो सारे बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, सब कुछ संभालेगा, बाकी मेंबर्स उसके अंडर काम करेंगे। जैसे एक बॉस होते हैं, उस बॉस के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं। जैसे मिस्टर ए जो है बॉस है, किसके? बी, सी,
और डी के, और ए बॉस है। तो ए जो है हेड है, बी सी डी इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसी तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक कर्ता होता है, सबसे बड़ा मेल मेंबर को कर्ता बोलते हैं, जिसको हम हेड बोल देते हैं। और जो भी उसके बच्चे होते हैं, बेटे जो भी होते हैं, आज के टाइम पे बेटियां भी, पर हम अभी मेल मेंबर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो मेल मेंबर्स के लिए हम जो भी उसके बेटे हैं, 3 बेटे हैं सपोज बी सी डी, ये तीनों उसके क्या है, सन्स हैं। ये क्या कहलाएंगे, बाकी मेंबर्स। मेन तो सारा कौन किसके हाथ में रहेगा, सब कुछ कर्ता। अब कर्ता सब कुछ चलाता है बेटा इस बिजनेस को, सब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे सपोज टू बी किसी बाहर वाली पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, पता है क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने कहा दूसरी पार्टी को कि मैं आपका सपोज टू बी प्लॉट खरीदना चाहती हूँ, तो मिस्टर ये जो बी है बेटा है, ये क्या प्लॉट खरीदने, ठीक है, तो बी प्लॉट खरीदने जाएगा भी ना तो उसको वो बेचेगा ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, हेड कौन है, ए, तो ए ही बाहर वाले लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बी सी डी आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि जो कर्ता होता है वो सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेजर कामों के लिए, और छोटे मोटे काम वो सारे अपने फर्दर मेंबर्स जो हैं, वो मेंबर्स कौन होते हैं, उनके बेटे, है ना, अपने बेटों को दे देते हैं। लेकिन असली काम, असली साइंस सिग्नेचर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट जो है वो कर्ता के पास है। अब यार कर्ता सारा कुछ कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल भी करता ही होएगा। खुद सोचो, जिसने करा है, गलती हुई उसी से हुई होगी, तो रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा। तो इन शॉर्ट जब लायबिलिटी की बात करें कि लोगों को पैसा देने की बारी आई, समझो ध्यान से। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, ये समझ आ गया ना बेटा, चैप्टर आ गया, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। कर्ता ने किसी बाहर वाले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज टू बी प्रॉपर्टी खरीदनी थी 1 करोड़ की, लेट इट बी, एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए उसने एडवांस दे दिया 15 लाख। 1 करोड़ के लिए 15 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं, दे दिया। चलो 15 लाख का एडवांस देके इसने सोचा मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। तो अब क्या हुआ, कमिटमेंट कर दी कि 15 लाख का एडवांस पे कर दूंगा, इसने कर दिया पे। इसके लिए इसने क्या किया, अपने बिजनेस से निकाले 15 लाख, और बिजनेस जो है उसके अंदर टोटल थे ही कितने, 20 लाख। उस बिजनेस में टोटल कितने थे, 20 लाख, ठीक है, जो बिजनेस चल रहा था इनका जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो उस 20 में से कर्ता ने 15 लाख निकाल के उसको दे दिए, 5 लाख बचे। 5 लाख जैसे बच्चे लगा लो, रूटीन में घर का खर्चा वर्चा सा था, सब कुछ बहुत वहां यूज हो गए, बिजनेस में पैसा बचा ही नहीं, बिजनेस का पैसा खत्म। अब तुम सोचोगे क्यों पैसा क्यों खत्म हो गया, वो 15 लाख दिए हैं तो उसका कुछ खरीदेगा वो भी तो आएगा ही, तो खत्म थोड़ी हुआ। अब मेरी बात सुना, आगे क्या हुआ, आगे कर्ता ने 15 लाख एडवांस दिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ अरेंज नहीं कर पाया, तो जो 15 लाख दिए वो डूब जाते हैं ना, पता है ना तुम्हें, जो एडवांस दिया होता है, बाद में अगर आप उस चीज को परचेज नहीं करते, सपोज भी आपने कोई चीज खरीदनी है, आपने उसको एडवांस दिया, टोकन मनी बोलते हैं एडवांस देने को, और आप उसको सपोज भी पूरी खरीद नहीं पाए, तो जो आपने एडवांस दिए वो आपका क्या हो जाता है, डूब जाता है। डूब जाता है इन द सेंस जिसको दिया है वो रख लेगा और प्रॉपर्टी भी सेल नहीं करेगा आपको, तो आपका डूब जाता है। ये चीज सबको पता है ना, तो 15 लाख भी डूब गए इसके। अब बिजनेस में तो पैसे बचे नहीं भाई, बिजनेस में बची है थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है, 1-2 लाख का, बस ज्यादा नहीं पड़ा, थोड़ा सा ही पड़ा है, और प्रॉपर्टी रेंट पे थी, सपोज टू बी, बिजनेस की बात कर रही हूँ, बाकी जो जगह थी वो रेंट पे थी। क्या हुआ, अब लोगों के इन्होंने देने थे पैसे, लोगों के पैसे देने थे, सपोज टू बी इन्होंने 15 लाख, 10 लाख लगा दो, चलो 10 लाख की इनकी क्या थी, कर्ता की लायबिलिटी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख की लायबिलिटी थी। अब लोगों के पैसे देने, कर्ता ने क्या किया, जो बिजनेस में स्टॉक पड़ा था वो सारा फटाफट सेल कर दिया, 2 लाख रुपए आए, 2 लाख भर दिए, अभी भी 8 लाख देने ना। अब मैं ये पूछूंगी तुमसे कि क्या जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों ने खुद मेहनत करके पढ़ाई करके कहीं जॉब ली थी, वहां पे वो कमा रहे हैं, सैलरी आ रही है, कभी कभी बिजनेस में भी बैठ जाया करते थे, पर ज्यादा मेन फोकस उन्होंने अपनी जॉब पे रखा। तो मिस्टर बी जो है, जो उसका बेटा है, उसने अपनी सैलरी से कमा के
एक अपना अलग से घर बनाया छोटा सा। अब 8 लाख बचे थे, तो क्या वो 8 लाख पे करने के लिए आप अब बी को पकड़ सकते हैं कि तेरे पापा ने पैसे देने थे, अब तू उन्होंने तो दिए नहीं, अब तू मेरे को दे। तो बी को कहा कि दे, बी कहता मेरे पास तो है नहीं। हमने बी को कहा तूने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है ना अपनी जॉब से, घर खरीदा है, उसको बेच और पे कर। बी कहेगा क्यों पे करूं भाई, इसलिए जो नुकसान बिजनेस से हुआ है तो उसका हेड करता है, तो आप उससे पूछो। ये जो पैसा मैंने, ये जो मैंने अर्न किया है, प्रॉपर्टी अर्न की है, खुद के पैसों से की है, जॉब करके, मैं मेंबर हूं, मैं ना कि करता हूं, तो आप मुझसे नहीं ले सकते। तो इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूं कि जब लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो मेंबर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जितना उनका बिजनेस की प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता था ना, उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता था सपोज टू भी 5-5 लाख रुपए, तो वो तो सारा डूब ही गया ऑलरेडी, सब कुछ डूब गया इन द सेंस कर्ता ने एडवांस दे दिए थे और वो आगे पे नहीं कर पाया, तो डूब गया, सब हिस्सा भी गया उनका। अब बी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से एक सिंगल रुपए भी, 1 रुपए भी पे नहीं करेगा। कौन पे करेगा? अगर पैसा निकलवाना है तो आप किससे निकलवाओगे? सिर्फ कर्ता से, कर्ता की प्रॉपर्टी से। हेड है वो, अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो उससे निकलवा सकते हो, उसके नाम पे कोई घर पड़ा है तो उसको सेल करवा सकते हो, जो भी उसके नाम पे पड़ा है उससे निकलवा सकते हो आप पैसा अपना जैसे मर्जी। लेकिन आप उसके जो बच्चे हैं, मेंबर्स हैं बाकी, उनको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ क्या, कि जो हेड होता है फैमिली का, वो कर्ता जिसको हम बोलते हैं, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से यहाँ पे ये मतलब है कि अगर वो पैसे नहीं पे कर पा रहा तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के आप पैसा कवर कर सकते हो, लेकिन जो उसके आगे फर्दर मेंबर्स हैं, चाहे वो उसके बेटे ही हैं, ऑब्वियसली यार जॉइंट फैमिली बिजनेस है, बेटे ही होंगे और कोई बाहर का बंदा तो होएगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करके पैसा नहीं देंगे। जो कर्ता की प्रॉपर्टी थी ना, उसमें से जो उनका हिस्सा बनता था वो तो दे देंगे, वो जितना हिस्सा मिलता था, जैसे इनके इससे 5-5 लाख आना था तो वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उन्होंने अपना पर्सनली अर्न किया है वो सिंगल रुपी भी वो पे नहीं करेंगे। तो मेंबर्स की लायबिलिटी होगी बेटा अनलिमिटेड, कर्ता की हो गई, मेंबर्स की हो गई लिमिटेड और कर्ता की हो गई अनलिमिटेड। ये चीज समझो पहले, अगर ये चीज आई तो आगे समझ आएगा। फिर मैं आपको स्कूल्स कराने वाली हूँ अगली वीडियो में, और स्कूल्स के बाद में दाक्षिणा दया भाग एंड ऑल बहुत कुछ है, अभी बहुत अच्छा चैप्टर है ये, धीरे धीरे करेंगे। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेंबर कौन बन सकता है। कोई बाहर का बंदा मेंबर नहीं बन सकता बेटा, उस फैमिली में आपका जन्म होना चाहिए या फिर आपको अडॉप्ट किया हो, तब आप उस बिजनेस के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, जैसे बी सी डी बाय बर्थ जैसे ही पैदा हुए थे, किसके घर पे? ए के घर पे, कर्ता के घर पे, बाय बर्थ वो क्या बन गए थे? मेंबर। ठीक है, और ये बाय बर्थ है कि नहीं है, वो स्कूल्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, कहीं कहीं जगह पे बाय बर्थ बनते हैं, कहीं कहीं जगह पे नहीं बनते, तो वो मैं आपको स्कूल्स में कराऊंगी। इतना टॉपिक क्लियर, समझ आया सबको? तो आज की वीडियो में पहले इतना ही करते हैं, जो इसके फीचर्स वगैरह है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है।